हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मित्रों, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, पर यदि सही दिशा में मेहनत की जाए ना तो एक दिन ज़रूर मिल जाती है। तो इसी पॉजिटिव विचार के साथ आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, उसमें है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम सिविल डिसओबेडियंस मोमेंट कहते हैं। इसके साथ ही जो है वो हमारा गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये क्या कहते हैं, सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है, ये सारे टॉपिक आज हमारे रहेंगे। ये सारे टॉपिक पे आज हमारा जो है वो डिस्कशन होगा। और ये ऐसे टॉपिक है जिनसे जो है वो आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। लगभग प्रत्येक वर्ष जो है ना, इनसे रिलेटेड टॉपिक से, ये जो आपका 1920 के बाद से जितने भी मूवमेंट होते हैं ना, 1920 से असहयोग आंदोलन से लेके जो है वो 1950 तक के जो घटनाएं हैं ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें अच्छे से यहाँ से चीज़ें अच्छे से तैयार करना है। देखिए, सक्सेस मतलब प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा कोई भी हो, किसी भी एग्ज़ाम को सक्सेस करने में, सक्सेस होने का एक मूल मंत्र होता है कि आपका जो है ना मेन फोकस कहाँ पे होना चाहिए। वहाँ पे होना चाहिए जहाँ से जो है वो 80 to 90% क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उस पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। आप 10% के लिए बहुत ज़्यादा, 10 से 20% के लिए बहुत ज़्यादा आप मत परेशान हुए, क्योंकि जब आप 10 से 20% के पीछे परेशान होते हैं ना, तो आपकी वो एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है फालतू की चीज़ों में, और आप फिर इन पे भी फोकस नहीं कर पाते। आपको 80 to 90% भी नहीं करना है, आपका काम तो केवल 60 to 70% में ही हो जाना है, ठीक है। और यदि आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपका 50 to 60% में ही काफ़ी काम हो जाना है। आप पीटी आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको इतना ही, आपको मुख्य टॉपिक को देखना है कि कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, और उन टॉपिक को सबसे पहले पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए कि वहाँ से अगर प्रश्न आते हैं तो वहाँ से गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को ये देखा है करते हुए कि जहाँ से प्रश्न उनको मतलब 2-4 प्रश्न में फंस जाते हैं और कहते हैं मुझे ये नहीं आ रहा, ये नहीं, उसके लिए कम से कम 4 किताबें लेके पढ़ते हैं। अरे उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि जो आ रहा है उस पर बहुत अच्छे से करिए। केवल जितने आप के लिए सरल टॉपिक है ना, केवल इजी टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं ना, तब भी आप पीटी क्वालिफाई कर लेंगे। और पीटी में आपको जो है ना वो मेरिट लिस्ट में नहीं आना है, वहाँ पे आपको कोई अपनी विद्वता नहीं दिखानी। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिए कि पिछले रिकॉर्ड को, पिछले मुझे लगता है ना कि 6 से 7 साल का जो रिकॉर्ड है ना, इसको देखते हुए मैं इतना ज़रूर कहनी चाहूँगी कि यदि आप कट ऑफ पे मत रहिएगा, आप कम से कम कट ऑफ से जो है ना वो 7 से 8, या मैं कहूँगी कि 10 प्रश्न तक अधिक करके आइए। अब सेफ स्कोर यही है कि क्या होता है ना कि नंबर नहीं, मैं प्रश्न बोल रही हूँ बार बार, जैसे आपको लगे अरे ये तो मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्ति बोल रही हूँ, पर ये सच है। 5 से 6 क्वेश्चन मतलब आप तभी जो है ना पीटी के बाद एकदम निश्चिंत होकर तैयारी कर पाएंगे। और नहीं तो फिर आपका पता है, अगर आप कट ऑफ से सपोज़ कि अगर 80 क्वेश्चन है कट ऑफ, या 90 क्वेश्चन तक कट ऑफ है, और आपने 93 या 94 पर भी है ना, तो आप उतनी सिक्योर जोन में तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आयोग ज़रूर से ज़रूर जो है ना, मतलब इनका पता नहीं क्या पैटर्न हो गया है कि हर साल इनको गलत क्वेश्चन देने ही हैं। फिर उसके आंसर, अब तो क्या है कि रिवाइज आंसर की भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन सा आंसर गलत क्या है। और कोर्ट कचहरी इन सब का तो चक्कर ही छोड़ दीजिए। इसलिए आप खुद पे फोकस रहने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि आप जो है ना वो कट ऑफ से कम 7 से 8 क्वेश्चन ज़्यादा करके आइए, ठीक है। मतलब अपना पीटी में क्वेश्चन, अब
इतना भी, और वो आराम से हो जाता है। चलिए तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम कि सिविल डिसोबिडिएंट सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या होता है, मैं इतना बड़ा परिभाषा तो नहीं लिख पाऊंगी, बस आपको बता दे रही हूँ कि जो ये सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट होता है उसका अर्थ होता है कि जनतंत्र में यदि नागरिक कुछ असाधारण परिस्थितियों में वैधानिक उपायों द्वारा किसी अनैतिक कानून को रद्द ना करवा सके तो उसे जो है वो सविनयपूर्ण मतलब विनती कहते हैं ना कि जो है सविनयपूर्ण कानून की अवज्ञा करने का अधिकार है। यदि कोई सरकार आपके लिए कोई ऐसे कानून बना दी जो आपके फेवर में नहीं है, गलत है, आपका शोषण कर रही है, तो इस अनैतिक कानून को रद्द करवाने के लिए आप उस कानून के सविनय मतलब कि आप जो है वो मतलब विनय पूर्वक जो है वो आप उसकी अवज्ञा, उसकी अवहेलना कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। इसको कहते हैं जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब क्या हुआ था, परिस्थितियाँ क्या थी उस समय, आपको पता है उस समय साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन 1928 में उसका बहिष्कार किया भारतीयों ने, क्योंकि उसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं थे। फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने जो है वो कहा, नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी कि हमको कनाडा और दक्षिण अफ्रीका की तरह डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। ठीक है, पर उस पर भी सरकार नहीं मानी। तो फिर कांग्रेस का क्या जो है लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जो मैंने आपको बताया था पहले भी। लाहौर अधिवेशन जो आपका क्या कहते हैं 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है, और अब कांग्रेस ने जो है वो स्वराज को अपना जो है वो लक्ष्य बना लिया था। और फिर जो है वो अपना क्या कहते हैं, गांधी जी ने 11 सूत्री कार्यक्रम दिया, और मतलब कई चीज़ें थी 11 सूत्री कार्यक्रम में उन्होंने दिया था, जिसमें नमक कर को समाप्त करने से संबंधित था, गुप्तचर विभाग से रिलेटेड था, नशीली वस्तुओं के विक्रय से सिविल सेवा पे खर्च को लेके 50% की कमी थी, समुद्री तट पर कानूनी तौर पर केवल भारतीय जहाज़ों को रखा जाए, विदेशी वस्तुओं की आयात पर नियंत्रण लगाया जाए, भारतीय वस्तु पर संरक्षण शुल्क, इस तरीके से करके कई उन्होंने 11 जो है वो कार्यक्रम दिया था। उसको भी सरकार ने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। तो इस तरीके से काफ़ी निराशाओं भरा समय रहा था, जिसमें जो है वो क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो है वो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने एक मतलब ये दांडी यात्रा शुरू की। ठीक है, दांडी यात्रा शुरू की, और इस यात्रा में जो है गांधी जी के साथ जो है वो 78 सहयोगी थी। ये 12 मार्च वाली डेट याद रखिएगा। ठीक है, इस यात्रा में जो है, इस यात्रा में गांधी जी के साथ जो है वो 78 सहयोगी थे, और जिसमें से सबसे ज़्यादा सहयोगी जो है वो गुजरात से थे। हाँ, 31 लोग जो है वो गुजरात के थे। और इस यात्रा में जो है वो गांधी जी 61 वर्ष के थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, और ये जो यात्रा थी, ये यात्रा आप काफ़ी लंबी थी। इस यात्रा के दौरान जो है वो रास्ते में जो गीत गाए गए, रघुपति राघव राजा राम, गीता वगैरह सब कुछ पढ़ा गया, और इस तरीके से करते हुए 385 किलोमीटर की पूरी यात्रा को तय किया गया, और साबरमती नामक स्थान पर जाकर नमक कानून को 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचा गया। और इस 6 अप्रैल को पहुँचकर यहाँ पे नमक कानून को गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को यहाँ पे तोड़ा। ठीक है, और यहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, अब इस आंदोलन के दौरान जो है बिहार में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ आंदोलन चलाया गया, कर्नाटक में। ये चीज़ें जो आगे मैं आपको बताती रहूँगी, पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर ली जाए, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ मेन जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस सत्र में
कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो बम्बई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र और त्रिपुरी सत्र। आपको पता है लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में जो है वो कांग्रेस को जो है वो ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था और यहीं पे से जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? होम रूल लीग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दांडी यात्रा के साथ जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? सरोजनी नायडू ने। किसने भाग लिया था? अच्छा, सरोजनी नायडू ने, राजकुमारी अमृता कौर ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। तो इन तीनों लेडीज़ ने जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो जैसे अगर अभी कभी एक सिंगल ऑप्शन में अगर आता है तो आप इन दोनों को भी याद रखिए। सरोजनी नायडू तो आपको पता है धरसना नामक स्थान पे जो है उन्होंने धावा बोल दिया था, नेतृत्व किया था तो इस आंदोलन का। तो इस वजह से ये वाला चीज़ तो ये सरोजनी नायडू तो याद ही रहेगा। अब्बास तैयब जी के गिरफ्तार होने के बाद इस आंदोलन को जो है सरोजनी नायडू ने नेतृत्व किया था। चलिए आपको कुछ और बातें इस आंदोलन के बारे में बता दी जाए तो यहाँ पे इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखिए क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी बिहार में। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है वो चौकीदारी टैक्स के खिलाफ, चौकीदारी टैक्स के खिलाफ जो है वो आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको आज इसका वैल्यू नहीं समझ में आएगा, पर जब आप एग्ज़ाम देंगे ना, इसी को एग्ज़ाम दे के या तो आपको आने के बाद समझ में आएगा और नहीं तो जो है वो एग्ज़ाम पे पहले जब आप वीडियो देख कर जाएंगे और आपको तब पता चलेगा कि हाँ यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। मैं अभी जो है वो अभी मेंस का जो पेपर होगा वहाँ पे जब पेपर हो जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे क्वेश्चन पेपर से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि मैं जो भी कुछ कराती हूँ, हम लोग जो भी कुछ कराते हैं ना वो पूर्ण जो है वो एनालिसिस करके बताते हैं। मैं वही चीज़ें बताती हूँ जहाँ से प्रश्न आने की पूर्ण संभावना होती है। ठीक है, तो इसलिए चीज़ों को बहुत कॉन्सियसली सुना करिए, पूरे ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा करिए आप लोग। सेकेंड है जो कर्नाटक और मध्य प्रांत में वन टैक्स चलाया गया था। ठीक है, आंदोलन कहाँ पे? कर्नाटक और मध्य प्रांत में वन टैक्स, मध्य प्रांत में वन टैक्स के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद यूपी में कर ना दो लगान ना दो आंदोलन चलाया गया था। यूपी में कर ना दो लगान ना दो। आपको ये वाला आपने पढ़ा होगा कि श्री राजगोपालाचारी ने जो है वो बहुत प्रसिद्ध गांधीवादी थे। राजगोपालाचारी ने जो है वो त्रिचिरापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा की थी। त्रिचिरापल्ली वेदा, ठीक है, और के कलप्पन ने जो है वो के कलप्पन ने जो तमिलनाडु के कालीकट से पयन्नूर तक की यात्रा की थी। ठीक है, और इसी तरीके से उड़ीसा में गोपी बंधु ने जो है वो उड़ीसा में जो है वो गोपी बंधु ने उड़ीसा में गोपी बंधु ने जो है वो नमक आंदोलन चलाया था। ये प्रत्येक जगह का पूछता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कहाँ पे किस तरीके का। और मालवीय ने जो है वो स्वतंत्र केंद्रीय विधानसभा में स्वतंत्र दल के नेता से जो है के रूप में जो है अपना इस्तीफा त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद जो इसी आंदोलन के दौरान जो है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी पहले बता दे रही हूँ। प्रभात फेरियाँ, जादुई लालटेन, वानर सेना, मांझिरी सेना जो है वो चलाई गई। ठीक है, और इस आंदोलन के दौरान जो है वो अंग्रेजों द्वारा जो है वो कर्निंघम सर्कुलर लाया गया था। ये याद रखिएगा किस आंदोलन के दौरान लाया गया था? कर्निंघम सर्कुलर, सॉरी एक मिनट, सर्कुलर, एक मिनट सही से लिख देते हैं ताकि आप लोग गलत ना करें।
कर्निंघम सर्कुलर लाया गया था। कर्निंघम सर्कुलर क्या था? कर्निंघम सर्कुलर ये था कि छात्रों व अभिभावकों को आंदोलन के दौरान सद्व्यवहार जो है वो करने का जो है वो एक मतलब सर्कुलर लाया गया था कि यदि वो सद्व्यवहार नहीं करते हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा, छात्रों को स्कूल से, अभिभावकों को जो है दंडित किया जाएगा। तो छात्रों और अभिभावकों को जो है वो सद्व्यवहार, ब्रिटिश सरकार ने सद्व्यवहार करने का जो है वो एक सर्कुलर लाया था। इसको कर्निंघम सर्कुलर कहते हैं। किस आंदोलन के दौरान लाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लाया था। इस आंदोलन के दौरान जो है वो आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी? गांधी जी की गिरफ्तारी 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था? अब्बास तैयब जी ने। ठीक है, फिर जब इनकी गिरफ्तारी हो गई थी तो सरोजनी नायडू ने जो है वो नेतृत्व संभाला था। ठीक है, धरसना नामक स्थान पर जो है वो 2500 सरोजनी नायडू जो है वो धरसना नामक स्थान पर 2500 जो है वो सहयोगियों के साथ जाकर और वहाँ पे धरसना नामक गोदान पर जो है वो धावा बोल दिया। और इस जो पूरी घटना थी ना, इसका विवरण किसने दिया था? बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं क्योंकि पत्रकारों का मैंने बोले हर एक मोमेंट जितने भी हैं, चाहे क्या कहते हैं बंग आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय पत्रकार कौन थे ना, वो आप याद रखिएगा। इस समय इसका विवरण जो है पत्रकार वेब मिलर ने किया था। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, पत्रकार आपका वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर जो था, इसका वर्णन जो है अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने जो है वो किया था। इसी आंदोलन के दौरान जो है वो आपके इसी आंदोलन के दौरान क्या कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो है वो लाल कुर्ती मूवमेंट चलाया गया था। रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। और उन्होंने जो है वो पख्तो भाषा में जो है वो एक अफगानिस्तान की पख्तो भाषा में जो है एक समाचार पत्र भी चलाया था, पख्तून। ठीक है, पख्तून नामक समाचार पत्र चलाया गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है पूछता है कि इसमें जो है वो 18वीं चंद सिंह गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है वो 18वीं चंद्र सिंह गढ़वाल, याद नाम रख लीजिएगा, रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है वो इन आंदोलनकारियों पर जो है वो गोली चलाने से इनकार कर दिया है। ठीक है, और इसी आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी कबायलियों ने जो है वो गांधी जी को जो है मलंग बाबा की उपाधि दी थी। ठीक है, उनको मलंग बाबा कहा था। एक और है मणिपुर और नागालैंड में इसी समय जियाल रंग आंदोलन चला था। मणिपुर और नागालैंड में मणिपुर और जो है वो नागालैंड में जियाल रंग मूवमेंट चला था इसी आंदोलन के दौरान, और जिसका नेतृत्व जो है यंदुनाग, और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के बाद रानी गौडिल्नु या रानी गिडालू कहते थे, जिन्हें जो भारत में जो है वो जॉन ऑफ आर्क की उपाधि दी गई है। ठीक है, ये सारे इस जो मूवमेंट है, सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट है, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने आपको बता दिया है। अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। एक बार ही कुछ फैक्ट्स को पढ़ लेने के बाद प्रश्न करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो चलिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी? तो ये आंदोलन नमक सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान जो है वो महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे देखिए, बंग आंदोलन में भी और असहयोग आंदोलन में भी महिलाओं की भागीदारी थी, और इसमें भी थी, सविनय अवज्ञा में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसके संबंध में है? तो यह कथन जो है वो
असहयोग आंदोलन, गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी जी की जो दांडी यात्रा के दौरान जब वो चले थे, सोचिए कितनी बड़ी बात है, 385 किलोमीटर की कोई यात्रा करता है, वो भी पैदल। तो ये चीज़ें थोड़ा सा जो है वो मतलब कि उसके लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी शारीरिक नहीं, मानसिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। मानसिक ऊर्जा ही जो है ना वो आपको जीवन में कुछ भी करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करती है। एक कहावत है कि यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपने पहले कभी वो आपको करना पड़ेगा जो आपने जीवन में पहले कभी नहीं किया है, ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा। यदि कुछ ऐसा पाना चाहते हैं कि जो आप कभी सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे ये चीज़ पाना है, अकल्पनीय है आपके लिए, तो आपको अकल्पनीय मेहनत भी करनी पड़ेगी जितनी आपने कल्पना में भी ना की हो। आपको क्या लगता है कि जो है वो 300-400 पीसेस में पोस्ट होती है, उसमें भी कुछ स्पेशल पोस्ट होती है सब्जेक्ट वाइज के लिए, कुल मिला के 150-200 पोस्ट है, उस पर भी आपने अगर डिप्टी एसपी और एसडीएम बनने का ख्वाब देख रखा है, तो क्या ये 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट है, सभी यही ख्वाब देखकर आते हैं, रोज़ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप क्या कुछ ऐसा अलग करेंगे जिससे जो आप सफल हो जाएंगे? यूं ही बैठे रहने से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत लगी, कुछ ऐसा अलग करिए, इतनी मेहनत करिए, इतनी जो है वो सही दिशा में रणनीतिक रूप से मेहनत करिए कि आपको जो है यहाँ पे सफलता मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मैंने पहले ही आपको ये क्वेश्चन बता दिया, इस वजह से मैं पहले ही पेपर लीक कर देती हूँ। हाँ चलिए बताइए, इसलिए मैं पहले सारी चीज़ें बता देती हूँ ताकि आपको एक बार जब पढ़ेंगे ना तो लगे ये, हाँ मतलब यहाँ से जो बताया गया है वहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। अब्बास तैयब जी ने किया था, आपको पता है कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो अब्बास तैयब जी ने जो है वो जो है आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे, ठीक है। जब गांधी जी को आपको पता है कि 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया था, गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया गया था? यरवदा जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो गिरफ्तार करके उनको यरवदा जेल में डाल दिया गया था। तो यही पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धागे के समय वो कहाँ थे, ठीक है। चलिए बताइए कहाँ थे? यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस पूना में, या अहमदाबाद फोर्ट में? बताइए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ठीक है। गांधी जी जो है वो उस समय यरवदा जेल में थे, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार जो गिरफ्तार हुए थे? तो प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे किस? बारदोली, चंपारण, सविनय अवज्ञा और असहयोग। ऐसे प्रश्न चूंकि पूछने का इसलिए मतलब नहीं समझ में आता क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हम सविनय अवज्ञा कर ही रहे हैं तो हम इजीली कर ले रहे हैं, पर इस क्वेश्चन को वैसे याद रखिए क्योंकि एग्जाम में आपका टॉपिक वाइज प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वो कौन थे? रिचर्ड ग्रेक, वेब मिलर थे, किरबाई पेस थे, या फिर जो है लुइस फिशर थे? बताइए कौन थे? ये मैंने बताया था, असहयोग आंदोलन के दौरान उनके मित्र जो है वेब मिलर थे, इम्पॉर्टेंट है, मतलब पहले से मैं बता देती हूँ। खुदाई खिदमतगार, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, अली बंधु ने, अंसारी ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? या बिहार का प्रश्न है, उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन, बिहार में भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे अभी शायद बिहार का पेपर भी होने वाला है, पीटी एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जो है बताइए, एक से अधिक होगा, क्या होगा इसका आंसर? आपको पता है कि मैं पहले बताई, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन को गठित किया था किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जो है वो लाल कुर्ती मूवमेंट भी इन्होंने ही चलाया था, ठीक है। और पख्तून नामक समाचार पत्र भी। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, ठीक है? जनरल बीसी जोशी थे, मेजर धन सिंह थापा थे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, या प्रेम सिंह नेगी थे? ये मैंने आपको बताया था, पेशावर कांड वही कहते हैं कि जब
वहाँ पे जो है वो सैनिकों ने जो है वो पेशावर में जो सैनिकों ने जो है वो वीर चंद सिंह गढ़वाली रेजिमेंट के सैनिकों ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर गोली चलाने सरकार के द्वारा जो है वो आज्ञा देने के बावजूद भी गोली जो है वो चलाने से मना कर दिया। इस वजह से इस जो है वो इस जो पेशावर कांड, इसे जो पेशावर कांड कहते हैं, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। ठीक है, इस पेशावर कांड को याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी जो भीड़ थी, सविनय अवज्ञा आंदोलनकारियों की निहत्थी भीड़ थी, उनके ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ठीक है, इसलिए इस घटना को जो पेशावर कांड, इतिहास में पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। जिया तरंग आंदोलन मैंने बताया था कहाँ कहाँ चलाया गया था। ठीक है, जिया तरंग आंदोलन जो है वो कहाँ कहाँ चलाया गया था। मणिपुर में। जिया तरंग आंदोलन जो है वो मणिपुर में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ये नागालैंड मणिपुर दोनों ऑप्शन में है, इसलिए बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पर यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो आप मणिपुर मारेंगे। मणिपुर से ही रिलेटेड थी जो है वो यंदुनांग और ये क्या कहते हैं आपकी रानी गौडुलवी, दोनों वहीं से रिलेटेड थी। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोल में सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किए गए आमरण अनशन को तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो इसका जो है ऑप्शन होगा गोल में सम्मेलन जो है वो गांधी जो है वो 1930 में गोलमेज सम्मेलन जो है वो शुरू किया गया था। 1930 में गोलमेज सम्मेलन सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है वो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है वो उनके द्वारा गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, और गोलमेज सम्मेलन में क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और कांग्रेस जो है वो भारत की मेन जो पूरी जनता थी उनकी आवाज़ थी। कांग्रेस मुख्य पार्टी थी, बाकी जितनी भी जो है वो 200-400 पार्टियां थी सब जो है वो मतलब गौड़ थी। सबसे मुख्य पार्टी जो कांग्रेस थी, क्योंकि वो देश की आवाज़ थी। तो जब कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी तो किसी निर्णय पे पहुंचना ही उनके लिए मुश्किल था। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो गांधी जी ने मतलब कि सप्रू और जयकर के अध्यक्ष जो है वो नेतृत्व में, सप्रू और जयकर के जो है वो क्या कहते हैं कि द्वारा गांधी जी को समझा बुझाकर जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी किया गया, जिसमें गांधी जी ने कुछ शर्तें भी रखी थी। इस गोलमेज सम्मेलन जो तो इस समझौता को, गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते को जो है वो गांधी इरविन समझौते को जो है वो दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। यदि इस तरीके से ना आए और इस तरीके से आ जाए कि दिल्ली समझौता किस वर्ष हुआ था, ठीक है, तो आप याद रखिए गांधी इरविन समझौता है। ठीक है, ये गांधी इरविन समझौता है, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। ये गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट जो है वो 5 मार्च 1931। ठीक है, आपको याद होगा कि 5 फरवरी से कोई चीज़ याद आ रही है आपको? 5 फरवरी को कौन सी घटना घटित हुई थी? 5 फरवरी 1922। चलिए आपको ये ईयर भी बता देते हैं। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि कौन सी घटना हुई थी, तब मैं नीचे आपको बताऊंगी। हाँ, तो गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। किस लिए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के जो है पार्टिसिपेशन के लिए, कि कांग्रेस जो है वो पार्टिसिपेट करे, और इसके लिए जो है वो, और गांधी जी ने अपनी कुछ शर्तें भी रखी थी, जिसमें से कुछ शर्तों को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, कुछ को जो है अनएक्सेप्ट कर दिया था। कुल मिला के जो सप्रू जयकर के जो है बीच बचाव के कारण, मतलब बीच में जो है वो उन्होंने काफ़ी समझौता करवाया दोनों गांधी और इरविन के बीच, और फिर जाके गांधी जी एग्री हो गए कि चलो एक बार जो है वो
सेकेंड राउंड टेबल में जो है वो हम पार्टिसिपेट करके देखते हैं, कॉन्फ्रेंस में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पार्टिसिपेट करके हम देखते हैं। तो चलिए, गांधी जी ने क्या शर्तें रखी थी इस पर भी थोड़ा सा विचार देख लिया जाए। गांधी जी ने जो शर्तें रखी थी उनके सामने, वो पहली तो शर्त उन्होंने ये रखी थी कि जो दोनों के बीच सहमति बनी थी उसमें यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। सेकंड जो है, सरकार जो है वो कैदियों को रिहा करने के लिए, जो कैदियों जो उन्होंने पकड़ के जो कैदी हैं, कैदियों को रिहा करने की वो मांगी, और कहा कि जो लोग हिंसा में लिप्त नहीं हैं उनको जो है वो रिहा कर दिया जाए। सेकेंड इनकी शर्त ये थी। तीसरा था समुद्री प्रदेशों जो प्रदेश हैं उन्हें बिना नमक के कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी जाए। ठीक है, नमक बनाने की अनुमति। फिर द्वितीय गोल में सम्मेलन में तैयार पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो ये तो क्या कहते हैं, गांधी जी तैयार हो गए। सेकंड गोलमेज में सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, और तीसरा उन्होंने कहा कि जो है वो विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देने का जो है वो अधिकार दिया जाए। ठीक है, छूट दी जाए। ठीक है, विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का जो है वो उनको छूट दिया जाए। यही हुआ था इनके बीच जो है वो 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ। गांधी जी जो है वो निकल गए वहाँ पे, क्या कहते हैं, आपके लंदन में चले गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन सब शर्तों के साथ गांधी जी जो है वो तैयार हो गए। अब इस सम्मेलन में जो है वो हिंदू महासभा की तरफ से मुंजे और थे जयकर, सिखों की तरफ से सरदार उज्ज्वल सिंह, क्रिश्चियन की तरफ से केटी पॉल थे, दलित की तरफ केवल अंबेडकर ही थे ऐसे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, पार्टिसिपेट किए थे, केवल अंबेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे। तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? 5 मार्च 1931 को एग्जैक्ट डेट है। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सप्रू और जयकर ने। तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के जो है वो कहने पर जो है वो निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बता दे रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको जो है वो अच्छा, गांधी इरविन समझौते को सरोजनी नायडू ने इस समझौते में जो इरविन और गांधी को, गांधी इरविन समझौते के दौरान इरविन और गांधी को सरोजनी नायडू ने, ये याद रखिएगा, ये पूछता है, सरोजनी नायडू ने जो है वो 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। इस समझौते के दौरान इरविन और गांधी को जो है वो 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। और ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी के साथ जो है वो लंदन में जो है वो सरोजनी नायडू साथ में जहाज में गई थी। सरोजनी नायडू भी थी, हाँ, मदन मोहन मालवीय भी थे। ठीक है, और एनी बेसेंट भी थी, ये लोग भी गए थे साथ में, ये याद रखिएगा इतनी चीज़ें। ठीक, तो इस वाला इसका जो आंसर होगा एस.सी. बोस, एलन कैम्पबेल जॉनसन, बीजी हरनिमन और सरोजनी नायडू। तो एलन कैम्पबेल जॉनसन थे इसका आंसर जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? जवाहरलाल नेहरू, जे.एम. सेनगुप्ता, एस.सी. बोस और वल्लभ भाई पटेल। तो कांग्रेस के जो है वो कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। वो कराची अधिवेशन आपको याद है, बहुत
इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। और यही बात है, गांधीयन फिलॉसफी जो है वो, सॉरी, गांधीवाद नहीं मर सकता। ठीक है, तो यानी गांधीयन फिलॉसफी को आज भी जो है भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो इसलिए कराची अधिवेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इस अधिवेशन में जो है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, और इस अधिवेशन के बारे में इम्पोर्टेंट है कि इस अधिवेशन में जो है वो मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित एक संकल्प पारित किया गया था। ठीक है, तो ये इससे इम्पोर्टेंट इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट है। और पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने ये स्टेटमेंट, ये वाक्य कहा था कि गांधी मर सकता परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। 1931 के कराची अधिवेशन, या फिर प्रश्न ये पूछता है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अब हमारा क्वेश्चन है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित संकल्प प्रारूपित किया था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, भीमराव अम्बेडकर ने। तो इसका संकल्प जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, प्रारूपित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एस.सी. बोस, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार किशन सिंह। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, आपका भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझा। तो सभी घटना जो है ना बहुत पास की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी वो 7 दिसंबर 1931 को हुई थी। ठीक है, 7 दिसंबर 1931 को हुई थी। और आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, जिसकी अभी हमने बात की थी, ठीक है, कराची अधिवेशन जो है वो 26 मार्च से शुरू हुआ था। ठीक है, 26 मार्च से शुरू हुआ था, 26 मार्च 1931 को। भगत सिंह को फांसी, आपको ये डेट तो कोई भूल ही नहीं सकता है। ये इतिहास के लिए बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है वो डेट है। 23 मार्च 1931 की डेट है। और गांधी इरविन समझौता अभी ऊपर मैंने बताया है कि 5 मार्च 1931 का है। ठीक है, सोचिए कितने पास की घटनाएं हैं, एक ही साल की घटना है, ये तीनों एक ही महीने की घटना है। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें है, केवल इसी में है। एक ऑप्शन 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, ये चारों डेट आप याद रखिएगा। ये वाला कई बार कई तरीके से पूछा गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कालक्रमेण घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हमारा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? चलिए बताइए। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी। ये तो आप भाग लिया था पूछा जाए, ये तो बिल्कुल भी नहीं थे। पंडित नेहरू ने तो भाग ही नहीं लिया था, किसी भी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, तो अब आप बताइए इसमें जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी नहीं किया था, मोहम्मद अली ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, मुस्लिम की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने लिया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने लिया था, मदन मोहन मालवीय ने लिया था। मैंने आपको बताया था हिंदू महासभा की तरफ से जो है वो मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये वाला ऑप्शन, तो 1, 2, 3 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहाँ ठहरे थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट जेम्स पैलेस में, किंग्सले हॉल में, इंडिया हाउस में, ये और उपयुक्त में से कोई। किंग्सले हॉल जो है ना बहुत एक तरीके से पिछड़े लोगों की बस्ती थी, वहीं पर ये ठहरे थे। इसी वजह से लोगों ने इनकी बड़ी निंदा भी, वहाँ के लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया था। ठीक है, फ़कीर बोला था, अर्धनंग व्यक्ति बोला था, बहुत सी चीज़ें इनके बारे में कटाक्ष जो है वो बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन पार्टिसिपेट किया था? इसका मैं पहले ही आपको आंसर बता चुकी हूँ, BR अम्बेडकर। इसलिए आराम से क्वेश्चन पे ऑप्शन पे टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। सांप्रदायिक निर्णय, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक
अधिनिर्णय घोषित किया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने, इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी नाम दिया जाता है, ठीक है, मैकडोनाल्ड अवार्ड नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले ऑप्शन पे टिक करते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा जो है विचार नहीं करते, रैमजे मैकडोनाल्ड ही नाम था, ठीक है। इन्हीं पे बात करते हैं। अब बात आती है सांप्रदायिक निर्णय की कि क्या था सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक निर्णय क्या था, मैकडोनाल्ड अवार्ड क्या था, ठीक है। इसको क्या करते, ये जो है वो 16 अगस्त 1932 को जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब जो है वो अनसक्सेसफुल रहता है, तो उसके बाद क्या कर उन लोग ने क्या जो है वो इस बात पे कोई निर्णय सहमति जो है वो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाती है। तो इसलिए जो है रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ये व्यक्ति जो है इसने गेम कर दिया और इसने कहा कि क्या कहते हैं दलितों के लिए भी अब पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई, ठीक है। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की इसने बात की। और आपको पता है कि किसके लिए पहले, मुस्लिमों और सिखों के लिए पहले से ही पृथक निर्वाचक मंडल था। अब जब दलितों के लिए पृथक निर्वाचक यानी उनके लिए भी जो है वो क्या कहते हैं कि अलग अलग निर्वाचक मंडल जो है उनको आरक्षित किए जाएंगे, इस बात का गांधी जी ने बहुत विरोध किया। और आपको पता है गांधी जी को उस समय अशोक आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पकड़ के यरवदा जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो गांधी जी ने जो है वो 20 सितंबर को जब उनको ये बात पता चली, ठीक है, 20 सितंबर 1932 को जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने जो है वो आमरण अनशन कर दिया, ठीक है। आमरण अनशन मतलब तब तक अनशन करूंगा जब तक मर नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये उनका निश्चय था, ठीक है। सांप्रदायिक निर्णय के खिलाफ उनका निर्णय था। तो इस पे जो है फिर 24 सितंबर को जो है वो सहमति बनी, 24 सितंबर को जो है वो सहमति बनी, जिसे इसे कहते हैं पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट जो है वो 24 सितंबर को 1932 को हुआ। किसके बीच, अंबेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ था। पर इतना याद रखिएगा कि पूना पैक्ट पे गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था, गांधी जी के सहयोगियों ने हस्ताक्षर किया था। जैसे कि हिंदू महासभा की तरफ से जो है वो मदन मोहन मालवीय ने किया था। उसके बाद जो है वो कई और लोगों ने जो है वो उनके जो सहायक थे उन लोगों ने, जयकर ने किया था और कई और लोग थे जिन्होंने जो है वो जीडी बिरला है, राजेंद्र प्रसाद थे और कई लोगों ने जो है वो अलग अलग समूहों की तरफ से हस्ताक्षर किए थे। पर पूना पैक्ट पे गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किया था। यदि अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि पूना पैक्ट किनके के बीच हुआ था तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था 24 सितंबर 1932 को, डेट याद रख लीजिएगा। यही एक गांधी जी द्वारा किया गया पहला आमरण अनशन था, ठीक है। इसलिए पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पूना पैक्ट में बात क्या की गई, पूना पैक्ट में बात ये गई कि पृथक निर्वाचक मंडल की जगह स्थानों का आरक्षण, ठीक है। पृथक निर्वाचक मंडल की जगह स्थानों का आरक्षण, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। ये हम जो है वो आपकी अलग अलग सीट ही दे दी कि भाई तुम जो है वो यूपी के इस जिले से केवल जो है दलित ही लड़ सकते हैं, केवल ये जाति के लोग ही लड़ सकते हैं। इसकी जगह जो है वो जितने भी यूपी में सीटें आती हैं उसमें 10% सीटें जो हैं वो या फिर कह सकते हैं कि 400 सीटें हैं तो 400 सीटें में जो 88 सीटें जो है दलितों के लिए आरक्षित हो गई हैं, वो एक अलग बात होती, ठीक है। तो स्थानों के आरक्षण की बात की गई थी, ना कि पृथक निर्वाचक मंडल की। पृथक निर्वाचक, गांधी जी ने स्थानों के आरक्षण मतलब अब दलितों के लिए जो है वो प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों की कुल सीटें, दलितों के लिए जो है वो 71 से बढ़कर सीटों की संख्या कितनी हो गई, 148 हो गई, ठीक है। 148 सीटों जो है पे उनको आरक्षण मिल गया, ठीक है, और दलितों के लिए सुरक्षित हो गई थी। तो अब ये था, मतलब ये चीज़ दोनों में फ़र्क क्या था, गांधी जी उसके लिए क्यों तैयार हो गए, इसके लिए क्यों नहीं तैयार हुए। स्थानों, देखिए पृथक निर्वाचक मंडल का जो मोटिव था, पहले से ही देश को जो है वो मुस्लिमों मतलब कि मुस्लिमों के को अलग करके देश को बांट दिया, फिर सिखों को अलग किया, इसी तरीके से दलितों को भी अलग। तो क्या पता पाकिस्तान की जगह दलित भी अलग हो जाते, तो ऐसे करके कोई कहीं देश जो है वो कई टुकड़ों में ना बट जाता। इस वजह से टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की जगह गांधी जी ने कहा कि सब एक ही हैं, बस आप जो है वो जो पिछड़े वर्ग हैं उनके हित के लिए उनको आरक्षण दे दो,
ठीक है, वो सही है, आरक्षण दे के आप किसी के अधिकारों को जो है वो सुरक्षित कर सकते हो, परंतु उनको बांटना ठीक नहीं है, क्योंकि जो दलित है वो भी इंसान है, वो भी मतलब वो भी हमारी तरीके से, वो भी मतलब अलग नहीं है, देश से अलग। पृथक कर देने का मतलब ये है कि उनको अलग कर देना, ठीक है, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे, यही था सारा चीज़। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने आपको अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है। पृथक निर्वाचक मंडल और स्थानों के आरक्षण में क्या फर्क था, पूना पैक्ट क्यों किया गया, गांधी जी द्वारा किया गया पहला जो है वो पहला आमरण अनशन था। ठीक, बातें समझ में आ गई आपको। ये था सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट। महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला आमरण अनशन था, यही आपका जो है वो कम्युनल अवार्ड के समय। ठीक है, और सांप्रदायिक अवार्ड और एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें, तो मैंने बताया कि 71 से जो है 148 दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्यों को, कथन है ये, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्यों को धराशायी कर दिया, बिल्कुल सही बात है। इसके माध्यम से संसद एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का मांग प्रशस्त हो गया, बिल्कुल सही है। जो है वो कथन और कारण दोनों ही सही है। तो क्या आप बताइए कि क्या कथन और कारण दोनों की व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसने धराशायी कर दिया, क्यों धराशायी कर दिया, क्योंकि उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की जगह जो है वो स्थानों का आरक्षण दे दिया। बहुत अच्छा जो है ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था। मैंने बताया ये क्वेश्चन आ भी गया, गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया थे। जो है वो 1932 के पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी गांधी जी द्वारा। ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास बिरला थे इसके पहले अध्यक्ष। इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, को बता दे रही हूँ। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, नारायण गुरु ने और विवेकानंद ने। ये तो पहले बता चुके, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है वो गांधी जी ने की थी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं। उस समय अम्बेडकर नाराज हो गए होंगे, इसलिए भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि गांधी जी जो क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, लेकिन अस्तर नहीं है कोई। ठीक है, उनका ये चीज़ उन्होंने कहा था। सॉरी, एक मिनट, ये क्या हो गया। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट बस, चलिए, बस हमारे प्रश्न खत्म ही होने वाले हैं। चलिए, हाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी। आपको पता है, कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी की जो वो पहली बैठक जो है वो 1921, 1934, 1937, 1934 में 1934 में जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जो है वो बैठक हुई थी। ठीक है, और ये बैठक कहाँ पे हुई थी, पटना में हुई थी। ठीक, इसको याद रखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जो बैठक हुई थी वो पटना में हुई थी। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में से किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, कांग्रेस को किस राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। मद्रास में, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में। किस राज्य में उनको पूर्ण बहुमत, बंगाल में उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए 1935 में जो है वो विधानसभा चुनाव हुए थे। 1935 के अधिनियम के तहत जो है 1937 में जो है विधानसभा चुनाव हुए थे, और कई राज्यों में जो है वो कांग्रेस को जो है वो पूर्ण बहुमत मिला था। ठीक है, अब कांग्रेस को कहाँ कहाँ जो है वो
पूर्ण बहुमत मिला था, तो कांग्रेस को मिला था मद्रास में 5 प्रांतों में इनको पूर्ण बहुमत मिल गया था, ठीक है। मद्रास में मिला था, बिहार में मद्रास में मिला था पूर्ण बहुमत। फिर उसके बाद कांग्रेस को जो है बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था। बिहार के बाद जो है मध्य प्रांत में उनको मिला था पूर्ण बहुमत, मध्य प्रांत में उनको पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है। मध्य प्रांत में बरार में और संयुक्त प्रांत में, ठीक है। ये एक कोडिंग है जिससे आप याद कर सकते हैं कि कांग्रेस को जो है किन किन राज्यों में जो है वो पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है। बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत मिला था तथा असम और पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई थी, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि कहाँ, तो बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत मिला था, लगभग पूर्ण बहुमत मिला था। और बंबई में असम तथा पश्चिमी प्रांत में भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी कांग्रेस। तो अगर ये 5 पूछता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा पूर्ण बहुमत मिला था, तो देखिए इसका याद कर लीजिए कोडिंग के बॉक्यूम, ठीक है, बॉक्यूम, ठीक है। ब से जो है वो आपका बिहार हो गया, ठीक है। ओ से जो है वो आपका उड़ीसा हो गया, ठीक है। ओ से जो है वो आपका उड़ीसा हो गया। सी से जो है सेंट्रल मतलब मध्य प्रांत हो गया, ठीक है, सेंट्रल जो है वो। और यू से जो हो गया वो आपका संयुक्त प्रांत होगा, जो है वो संयुक्त प्रांत हो गया। और एम से जो है वो आपका मद्रास हो गया, ठीक है, एम से मद्रास हो गया, ठीक। अब याद रखिएगा, आपको ये कोडिंग से याद रहेगा कि बी से बिहार हो गया, ओ से उड़ीसा हो गया, सी से जो है वो आपका सेंट्रल जो है वो प्रांत हो गया। और उसके बाद यू से जो है वो आपका यूनियन मतलब संयुक्त प्रांत हो गया, यानी कि यूपी जो है वो हो गया। और स्टेट, ये सेंट्रल स्टेट है, यूनियन स्टेट है, ये आपका एम जो है वो मद्रास हो गया, ठीक है। बॉक्यूम आप कोडिंग से याद रखेंगे, ये आपको कभी नहीं भूलेगा। उसके अलावा बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है। और क्या कहते हैं, और असम और ये क्या कहते हैं आपके पश्चिमी प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। कहाँ उसको नहीं मिला था बहुमत, जो है वो कहाँ पर जो है वो नहीं मिला था, तो वो जो है बंगाल, पंजाब और सिंध में जो है वो कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में जो है वो बनने से रह गई थी। अब ये 5 राज्यों में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। अब कांग्रेस ने सरकार जो है वो 6 राज्यों में बनाई थी। इस जो है वो सरकार कहाँ कितने राज्यों में बनाई थी, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिला था, 6 राज्यों में जो है वो ये सरकार बनाई थी, ठीक है। अब ये 6 राज्य कौन से, तो 6 राज्यों में आपके बॉक्यूम वाले तो आ ही गए, ठीक है, बॉक्यूम वाले आ ही गए। मैंने बॉक्यूम के अलावा बताया था कि बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत मिला था, तो आप बॉक्यूम कर दीजिए, ठीक है, बॉक्यूम कर दीजिए। अब आप ये बॉक्यूम भी याद रखेंगे, एक बस से बिहार हो गया, दूसरे बस से बंबई हो गया, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। तो आपके बी से जो हो गया बिहार हो गया, ओ से उड़ीसा हो गया, सी से जो है वो सेंट्रल स्टेट हो गया, यू से यूनियन स्टेट हो गया, एम से जो है वो आपका मद्रास हो गया, और बी से जो है बम्बई हो गया। ये 6 राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, 5 राज्यों में इसको पूर्ण बहुमत मिला था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों का आंसर मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट शायद कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक जो है वो सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जो है वो बीच में आपका एक तरीके से मूड चेंज करने के लिए अब मैं जो है वो ब्रिटिश काल के दौरान पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र पत्रिकाएँ और उनके राइटर्स से रिलेटेड कराऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो जो जितने भी जो है वो पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएँ हैं, बुक्स हैं, उनके राइटर्स के जो नाम हैं उनसे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो तब तक के लिए मित्रों जो है वो धन्यवाद। आप जो है वो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।